दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म होना, संसद सत्र का एक दौर खत्म होना, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सब कुछ शांत हो गया है। कभी कभी अगर भाजपा के हाथों कोई संजीवनी लगती है, तो कभी मृतप्राय हो चुकी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के हाथ पे भी कोई संजीवनी हाथ लग गई। अब सवाल इस बात का है कि भाजपा ने अपनी संजीवनी का यूज कैसे किया और कांग्रेस इस संजीवनी का प्रयोग कैसे करे। राजनीतिक गलियारे में या राजनीतिक सरजमी में जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। हर चीज की काट ढूंढनी पड़ती है और राजनीति में कूटनीतिक अगर नहीं होगी तो राजनीति आज के दौर में सफल नहीं हो सकती। संसद सत्र खत्म हुआ। जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी तो उसमें एक ही बात चल रही थी, अडानी अडानी अडानी। और जब संसद सत्र का पहला दौर खत्म हुआ तो जो बात निकली वो निकली अंबेडकर 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 अंबेडकर। यानी कि ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबेडकर। ये ए का दौर कभी किसी को नुकसान और कभी किसी को फायदा दे गया। जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी तो उसको लगा था पूरा इंडिया गठबंधन उसके साथ होगा। लेकिन पैसे की राजनीति, पूंजीपतियों की राजनीति और कब किसका कौन सगा हो, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, राजनीति बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और हुआ वही। कांग्रेस को अनुमान था कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अडानी की खिलाफत करेगा। लेकिन एक राजनीति चली कि सत्ता पक्ष अगर हमारे पास है तो विपक्ष कैसे मेरे पास है। इस तरह का दौर कभी अंबानी ने नहीं किया, लेकिन अडानी ने किया। सबसे पहले उसकी शिकार ममता दीदी हुई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके फिनांस होते हैं, सब कुछ होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ममता कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस आगे जाए। सेम थॉट अखिलेश यादव भी कभी नहीं चाहेंगे कांग्रेस सक्सेस हो। ममता नहीं चाहेंगे, अखिलेश जी चाहेंगे तो शरद पवार के चाहने से उतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि शरद पवार खुद लगभग अंतिम दौर में है। उनका पूरा राजनीतिक भविष्य सवालिया निशान है उस पर। और एक बात उन्होंने खुल के कही कि अडानी से उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो उसका विरोध व समर्थन नहीं करेंगे। सवाल इस बात का है कि यानी कि अडानी के मुद्दे पे तीन व्यक्ति बड़े इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया। अखिलेश यादव खुल के नहीं बोल पाए तो उन्होंने संभल के मामलों को आगे कर दिया। उनका कहना है अडानी से बड़ा मुद्दा हमारे लिए संभल है। कांग्रेस सारी राजनीति समझ गई। उसके बावजूद कांग्रेस ने लगातार अडानी के मुद्दे को संसद में जिंदा रखा और भाजपा को मजबूर किया कोई वो बड़ी गलती कर दे। लेकिन कांग्रेस एक बात को समझ गई थी कि अब इंडिया गठबंधन का दौर खत्म होने के कगार पर है और कांग्रेस को भाजपा की तरह मजबूत एकला चलो अभियान पे चलना होगा। जब तुम मजबूत होगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे जाएगी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने डट करके पार्लियामेंट के अंदर अडानी का विरोध किया और विरोध दरवाजे से, सड़क से लेकर संसद तक किया। किसी का साथ नहीं लिया। और वक्त ऐसा आया कि राहुल गांधी के इसी प्रेशर ने, इसी संविधान बचाओ, इसी अडानी के मुद्दे को लेकर अमित शाह गलती कर गए और वो अंबेडकर 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 हो गया और कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। ये पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे कि क्या मामला है, कैसे कांग्रेस अब अपने नए भविष्य की तलाश कर रही है और अंबेडकर का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी और भाजपा के लिए बहुत बड़ी गलती, जिसका कि कोई निदान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है।
कर चुकी है। हम इसके पहले कि हम आपको कुछ विशिष्ट रिपोर्ट पेश करें, उसके लिए आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बेल बटन दबा करके आप दिल्ली सहारा की मदद कर सकते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर अवश्य करें। देखिए, अब ये जो पूरा एपिसोड है उसको समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस अब किस तरफ जा रही है? अमित शाह की गलती और अमित शाह की माफ़ी ना मांगना, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने का दौर है। और ये कीमत एक दिन की नहीं है, कई वर्षों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंबेडकर ऐसा मुद्दा है कि हिंदुस्तान के अंदर 18 से 20%, यूपी के अंदर अगर देखा तो 20 से 22%, बिहार में देखा है तो 18 से 19%, दिल्ली में देखा जाए तो उसका एक मजबूत परसेंटेज है। ऐसे में दलितों का, यानी कि दलित जो वोट बैंक है, इसकी राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है देश के अंदर। और ये इसी को पाने की होड़ थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अमित शाह जी ने भाजपा की इस पूरी मुहिम के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, भाजपा ने भी क्षेत्रीय पार्टियों के बल पर उन स्टेटों के अंदर अपनी जगह बनाई, पहुंच बनाई, जहां पर भाजपा नहीं थी। यह आशीष की जो रणनीति थी जिस पर कि भाजपा ने काम किया। जिन स्टेटों में मजबूत हुई तो फिर जिस क्षेत्रीय पार्टी के सहारे गई थी उसको किक कर दिया। लाइक महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, हर तरफ इससे दांव है। और फिर वहां पे खुद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, ये लड़ने की कोशिश की या तोड़फोड़ की। आज महाराष्ट्र में किसका चीफ मिनिस्टर है? भारतीय जनता पार्टी का। ये मुहिम पिछले बहुत वर्षों से चल रही थी, जो कि अब सफल हुई। कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है। बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है अडानी के मुद्दे पे, ममता के मुद्दे पे, कांग्रेस को सबक मिल गया कि बहुत लंबी अब दोस्ती नहीं चलने वाली है। उसी तरह यूपी के अंदर अखिलेश यादव जो उपचुनाव के अंदर किया, और उसके बाद लोकसभा के अभी इस सेशन में रामगोपाल यादव का जो वक्तव्य है कि राहुल कभी जो है नेता नहीं थे हमारे इंडिया गठबंधन के, और हर व्यक्ति यहाँ पे राजनीति करने आया है, कोई साधु संत नहीं है, यानी कि कांग्रेस को नेता मानने को इनकार कर रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद उसके, लेकिन शायद रामगोपाल यादव को थोड़ी गलतफहमी हो गई, या कहिए कि ममता दीदी और अडानी का जो प्रेशर था इनडायरेक्ट वे में बाहर निकल के आ गया। कांग्रेस ने बड़ी ही संजीदगी से इस मैटर को लिया और कोई कमेंट्स नहीं किया, लेकिन भविष्य की राजनीति को तय करना उसका एक मकसद था। अब कर्नाटक के जो बेलावगी में जो इनका अधिवेशन हो रहा है, ये कहें कि जो कांग्रेस का इस अधिवेशन को एक नए सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस वहां से 1 साल की रणनीति तय करेगी। रणनीति में एक बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। सूत्रों की माने तो ऐसी खबर है कि बैलेट पेपर को लेकर के, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, इस पूरी प्रथा को लेकर कांग्रेस अकेले इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ऐसा भी कोई फैसला ले सकती है कि अब आने वाले वक्त में हम 1-2 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता है, कांग्रेस कोई चुनाव नहीं, ऐसा भी कोई मजबूत फैसला कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। क्योंकि उसको पता चल गया है कि चाहे वो ममता हो, चाहे लालू हो, चाहे अखिलेश हो, सबका एक ही धारणा है कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तभी क्षेत्रीय पार्टी जिंदा होगी। और कांग्रेस को ये पता है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी के सहारे वो लड़ते रहे तो जिंदगी में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए मजबूती इस बात की है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों को निगलना शुरू करे। रणनीति कहते हैं इसको, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जब तक मजबूत रहेंगी, कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि अब गठबंधन का दौर को समाप्त करके सोचे। गठबंधन के दौर में कोई आपका साथी नहीं है, सब आपको निगलने को तैयार है। ममता जी कहती है इंडिया गठबंधन की बागडोर मुझे सौंप दो, हम पश्चिम बंगाल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अडानी चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी को वहां से हटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए,
तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा। जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, और हिंदुस्तान की राजनीति का एक अतीत है दोस्तों, कि बिना कांग्रेस के या बिना बीजेपी के कोई भी तीसरा गठबंधन कभी हिंदुस्तान की राजनीति में सक्सेस नहीं रहा, कभी नहीं रहा। तो भाजपा तो इस गठबंधन में जाएगी नहीं, क्योंकि भाजपा का इंडिया ऑलरेडी अलग है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के बगैर तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट या कोई भी ऐसा फ्रंट सक्सेस हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और बिना उसके सपोर्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते। और कांग्रेस खैरात की खिचड़ी बांटने के लिए नहीं बैठी है कि आप कांग्रेस को गाली दोगे और ये गठबंधन उसके अलावा तैयार करोगे, जरूर पड़ेगी कांग्रेस भीख मांगो, हमें हमारा सपोर्ट कर दो। नहीं, अब कांग्रेस ये राजनीति नहीं करने जा रही है। कांग्रेस एक मजबूत संकल्प के साथ इस कर्नाटक के बेलागावी में जो अपना ये अधिवेशन करने जा रही है, उस पर मजबूत फैसला और मजबूत कदम की तरफ आगे बढ़ने जा रही है, क्योंकि आने वाले 2 ढाई 3 सालों तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है। दिल्ली के अंदर चुनाव है, उसके बाद अभी बिहार में चुनाव है इसी साल, उसके बाद जो है यूपी के अंदर लगभग 1.5-2 सालों में चुनाव है। तो सवाल इस बात का है कि अब इस रास्ते पर वो अमल करेगी, प्रैक्टिकल करेगी कि क्यों ना हम यूपी में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें या अलग चुनाव लड़ें। क्योंकि कांग्रेस अगर यूपी में अलग चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव का भविष्य अधर में है। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख लीजिए। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ थी, अब परिणाम देखिए, ऐतिहासिक रिजल्ट। और उपचुनाव में अखिलेश यादव का दिमाग खराब हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस को सीट नहीं देने का फैसला, कांग्रेस चुनाव से अलग हट गई, अपनी हैसियत देख ली अखिलेश यादव ने। रामगोपाल यादव को भी अपनी हैसियत पता चल गई होगी कि यूपी के अंदर उनकी हैसियत क्या है बगैर कांग्रेस, क्योंकि दलित, मुस्लिम, ऐसे बहुत सा वर्ग है जो कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब उनको पता चल गया कि उनकी अपनी हैसियत वाकई क्या है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए कांग्रेस इस बात को समझ रही, इसीलिए कांग्रेस से बड़े पूरे यूपी के अंदर बड़े सारे संगठन को भंग कर दिया है। नए ढंग से, नए प्रारूप के अंदर नए लोगों को आगे लाया जाएगा। लंबा वक्त है, इस वक्त के अंदर कांग्रेस पूरा प्रैक्टिकल करेगी कि कैसे यूपी के अंदर, कैसे बिहार के अंदर एक नई राजनीति पैदा की जाए। लगातार लालू के बयान से कांग्रेस को पता चल गया है कि बिहार में भी अब राजद यानी लालू बहुत सी ज्यादा सीट कांग्रेस को देने वाले नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना दिमाग चला दिया है। वो जानते हैं कि अब लालू से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को वैसे भी उसके खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने पप्पू यादव, जो कि जमीन के नेता हैं, लगातार बीजेपी और आरजेडी के विरोध के बावजूद वो बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, यानी उसकी पहुंच अच्छी है, कांग्रेस के पूरा मर्ज कर चुका है। राजद ने राजनीति के चलते कि पप्पू यादव बहुत फेमस ना हो पाए वहां पर बिहार की राजनीति में, उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर भी चुनाव जीत गया। उसी तरह कन्हैया कुमार को चाह करके भी टिकट नहीं लेने दिया। यह राजद की राजनीति, वो नहीं चाहता था कि कांग्रेस के लोग यहाँ सक्सेस हों, दिल्ली से चुनाव लड़ाए गए, दिल्ली चुनाव हार गए वो। लेकिन अब कांग्रेस ने इन दोनों को बिहार सौंपने की तैयारी कर ली है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा बिहार के अंदर, और पप्पू यादव के साथ मिलकर के वो वहां पर जो बिहार की राजनीति है उसको देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि अब इनके भरोसे रह के हमें 10-20 सीटों के लिए भीख नहीं मांगना है। मजबूत संगठन तैयार करने की जरूरत है, और अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या दलित वर्ग हो, इसकी राजनीति अगर कांग्रेस करने में सफल होती है तो कम से कम उसको भीख मांगने की बिहार में जरूरत नहीं है। वो मजबूत संगठन तैयार करे, तभी कोई फायदा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कांग्रेस की नजर तीखी हो गई थी, लेकिन उस मामले में मलहम लगाने के लिए अभी तेजस्वी यादव ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि लालू जी का कहना है, जरूरी नहीं कि जो लालू जी ने कह दिया हम उस बात पे अमल करें। तीसरे मोर्चे के अंदर सॉरी, जो इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व की बात है उस पर वो उस पर सहमत नहीं है। यानी कि उन्होंने किसी तरह मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है कि कांग्रेस कोई बड़ा एक्शन न ले। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि बिहार में एक नई राजनीति प्रशांत किशोर के साथ भी तैयार हो रही है, सवर्णों की राजनीति। कांग्रेस की नजर वहां भी है और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कांग्रेस से उनका गठबंधन हो, लेकिन आरजेडी के खिलाफ हो। तो अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाती है, अगर ज्यादा सीटें, 50 से ऊपर सीटें नहीं देते हैं आरजेडी, वो सीपीआई सीपीआईएमएल को सीट दे देते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी क्या नाम है लोकसभा चुनाव में किया, तो कांग्रेस 100% ये है कि वो
हाथ जोड़ के अलग होगी और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के वो अलग से बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसका नुकसान पूरी तौर पर आरजेडी को होगा। अब आरजेडी को समझना है कि क्या होने जा रहा है। उधर नीतीश कुमार भी बहुत परेशान है। देखिए, इस पूरे प्रकरण पे दो चीजें हैं। अमित शाह का बयान सिर्फ भाजपा को नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो निशाने पे आ गए हैं। अब इस पे कहा जाता है कि अमित शाह कभी भी कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत जो है आधार मिला होता लोकसभा चुनाव में, तो शायद ऐसा कहा जाता है सूत्रों के हवाले से कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होकर अमित शाह प्रधानमंत्री हो सकते थे, जहां कोई विवाद नहीं। क्योंकि स्थितियां ऐसी आई कि सरकार ही बनने के लिए उनके पास सीटें नहीं थी, एनडीए गठबंधन के भरोसे, इसलिए मोदी जी सामने आए, क्योंकि मोदी पे वो नायडू और नीतीश तैयार हो सकते थे, अमित शाह पे तैयार नहीं होते। तो उनको प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? यूपी ने, योगी आदित्यनाथ ने। तार को जब तार आप जोड़ते हैं तभी तारतम्य में जाकर के आपको सही सच्चाई पता चलती है। यानी अमित शाह को इस बात का एहसास था कि यूपी में, यानी अगर योगी जी ने मेहनत की होती और सीटें सही आई होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। यानी अमित शाह का नुकसान योगी जी के कारण हो गया। अब अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, इसका नुकसान सबसे ज्यादा कहां होगा? यूपी में 22% दलित हैं और 1.5 साल के अंदर चुनाव होना है। इसका भुगतान कौन करेगा? योगी जी। नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार महाकुंभ करने जा रहे थे, गंगा नहान का नहीं, दलित सम्मेलन, दलित महादलित का महाकुंभ करने जा रहे थे। उसके ठीक पहले अमित शाह का बयान आ गया। आप किस मुंह से दलित सम्मेलन में जाएं? अगर दलित सम्मेलन में जाकर के दलितों की बात करते तो अमित शाह के खिलाफ बोलना पड़ता। अमित शाह के फेवर की बात करते, उनको बचाव करते, तो दलितों का निशाने पे आ जाते, राजनीति कहां जाती। एक रास्ता निकाला, हम बीमार हैं, वो बीमार हो गए और दलित सम्मेलन कैंसिल हो गया। अब भाजपा उस दलित सम्मेलन को नीतीश कुमार को नहीं करने दिया, एक तरह से कहा जाए तो मजबूर कर दिया कि अपने घर के अंदर बैठ जाइए। यानी कि अब नीतीश भी मजबूत ना हो पाए, योगी जी भी निशाने पे आ जाएं। आप समझिए राजनीति क्या है। जब राजनीति के उस दौर को समझेंगे कि किसके निशाने पे कौन है, तो आपको समझ में आएगा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये राजनीति है दोस्तों। कभी कभी अपने नुकसान, थोड़े नुकसान के लिए दूसरों को ज्यादा नुकसान देने में ज्यादा रणनीति होती है। इसी को कूटनीति बोलते हैं। जब योगी जी का नुकसान होगा, नीतीश कुमार का नुकसान होगा, तो उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी जिस पर अमित शाह देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। नीतीश कुमार चाह करके भी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश अगर मजबूत होते तो बिहार में भाजपा के लिए खतरा और बढ़ जाता है। नीतीश जितने कमजोर रहेंगे, भाजपा को उतनी ही उससे मदद मिलेगी। और ये राजनीति को समझने वाले राजनीति की जानकार जानते हैं कि बयान अमित शाह ने ऐसे नहीं दे दिया है। अब जो रणनीति है, इसी रणनीति पर कांग्रेस ने अमल किया और कांग्रेस को पता चल गया कि ये जो अंतर्ग्रह है, जो अंतर्कलह चल रहा है, इसी का फायदा उठाने का ये वक्त है, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि भाजपा के अंदर भी वो विरोध है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। इस दौर को अब देखिए, रामविलास पासवान के भाई पारस जी ने भी एनडीए छोड़ दिया है, दलितों की राजनीति की। अब वो कह रहे हैं कि हम इस अंबेडकर के अपमान के लिए आम जनमानस के पास जाएंगे और कहेंगे कि असली वारिस हम रामविलास पासवान के। अब दिक्कत यहां पे क्या दूसरी बढ़ गई है। यहां दिक्कत ये हो गई है कि दलितों की राजनीति रामविलास पासवान की बेटी भी कर रहे हैं। शांत होकर कमरे के अंदर बैठे हैं, अमित शाह के खिलाफ बोल नहीं सकते, दलितों के फेवर में जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो उनको एक बयान देना पड़ेगा, और दलितों के अम्बेडकर जी के खिलाफ दे नहीं सकते। सिर्फ यही कहेंगे कि कांग्रेस ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अरे भाई, आप ही सही बयान दिखा दो। संसद की कार्रवाई है, संसद के अंदर सारे जो है रिकॉर्डिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, आप दिखा दो अमित शाह ने क्या बयान देते हैं। क्या अमित शाह ने नहीं कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर? इतना नाम भगवान का लिया होता
तो आपका उद्धार हो जाता। क्या ये राहुल गांधी ने बोल दिया था अमित शाह की आवाज में? तो इस पूरे एपिसोड के ऊपर किसी भी कीमत पर लोजपा के पास भी कोई रास्ता नहीं है कि वो इस पर कुछ बोल पाए। यानी बिहार की राजनीति में अमित शाह के बयान से इन दोनों का मुंह बंद हो गया है, योगी जी का मुंह बंद हो गया है। अब लोग यही उनको अंतिम मजबूरी में अमित शाह की तारीफ करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस ने पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दलित बेवकूफ नहीं है, दलित गधा नहीं है, दलित पढ़े लिखे समझदार हो चुके हैं, उनको कोई बहका नहीं सकता। टीवी वो भी देखते हैं, उस सारी बयानों को सुन रहे हैं, उसके मापदंड को समझ रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि अब ये मामला बहुत आगे निकल चुका है और कांग्रेस ने एकला चलो अभियान जो चलाया है, भविष्य की राजनीति उसके पक्ष में हो सकती है अगर उसने रणनीति कूटनीति को समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।